नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास जो होने वाली है वो आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा जो आपकी बुक दे रखी है या फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जो बुक आपकी आ रखी है, उस बुक के आधार पर ये जो आपके सर के द्वारा नोट्स से जो तैयार किए गए हैं लीलाधर सर के द्वारा, उन्हीं नोट्स को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे। निश्चित रूप से आपके लिए ये नोट्स जो है फ्री भी सर के द्वारा जो है फ्री भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। हमारे जो आपके बात करें उनके व्हाट्सअप चैनल है, उनके ऊपर जा कर के आप देख सकते हैं। तो सर के द्वारा ये सारे के सारे नोट्स आपके लिए फ्री अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और यदि आपके पास अभी तक ये नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपके व्हाट्सअप चैनल है उनका लिंक आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ पर जा कर के आप जो है ये नोट्स जो है जो है आप ले सकते हैं। और बाकी मैं आपको जो है वीडियो के अंदर जो है सर के जो नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो सर के द्वारा आपको जो है फ्री नोट्स जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उनके लिए यदि आपके पास वो यदि व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है तो आप सर के इन नंबरों पर मैसेज करिएगा जो कि मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सर के द्वारा जो है आपके 99 99 82 99 82 76 99 82 76 39 और 55, इन नंबरों पर आप जो है केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। सर अपने आप आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और वहाँ पर आपको जो है ये फ्री नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य अर्थ क्या है। तो मुख्य अर्थ की मैं बात करूं तो इसका मुख्य अर्थ रहेगा स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य अर्थ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय जो पारंपरिक ज्ञान का महत्व किस क्षेत्र के अंदर देखा जाता है। तो पारंपरिक ज्ञान का महत्व जो देखा जाता है वो आपके समाज के अंदर भी देखा जाता है, संस्कृति के अंदर भी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के अंदर भी जो है आपके पारंपरिक ज्ञान का महत्व जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार जो है वो क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आधार है वो आपके वेद, पुराण और शास्त्र, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या रहा है, आधार रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या है। हिमालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बर्फ का घर होता है, क्योंकि हिमालय पर सर्वाधिक बर्फ देखने को मिलती है तो इसको बर्फ का घर कहा जाता है। बर्फ का घर शाब्दिक अर्थ होता है इसका। प्रश्न संख्या 5 की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो प्राचीन भारत को किस नाम से पुकारा जाता था। तो जो अपना प्राचीन जो भारत था उसको पहले जो है भारत वर्ष के नाम से क्या जाना जाता था, पुकारा जाता था। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में चिकित्सा से संबंधित जो शास्त्र है वो कौन सा है। तो वो है आपके चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद जो है वो आपके भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर चिकित्सा से संबंधित यह शास्त्र है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेषता क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेषता क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता है कि ज्ञान और जीवन का एकात्मक है। ज्ञान और जीवन का क्या है, एकात्म एकात्म इसका क्या है, इसकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 8 है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र घाटी किस सभ्यता से जुड़ी है। तो किस सभ्यता से जुड़ी है, ये नदी घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि हिमालय भारत की किस धरोहर का प्रतीक है। तो हिमालय जो भारत की जो आपकी प्राकृतिक धरोहर है उसका क्या है, प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष का संबंध है। तो ज्योतिष का जो संबंध है वो आपकी गणना और ग्रहों से भी है, आपके खगोल से भी है और समय की गणना से भी है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके 12 है
कि पारंपरिक ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। पारंपरिक ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि प्राचीन भारत में नदी को किस रूप में माना गया है, तो नदी को जो है आपके देवी रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप कैसा है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है, दार्शनिक और व्यवहारिक भी है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर की मैं बात करूं तो यहाँ पर नदियां भी है, नगर नियोजन भी है और लिपि भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान किसका साधन है, तो ज्ञान जो है वो आपके मोक्ष और जीवन उन्नति का क्या है, साधन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत के तटीय मैदान किस सागर से जुड़े हैं, तो वो जुड़े हैं आपके हिंद महासागर से, हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि वन और खनिज किस प्रकार की धरोहर है, तो वन और खनिज जो है वो आपके प्राकृतिक धरोहर है। क्या है ये, प्राकृतिक धरोहर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का क्या महत्व है, तो योग का जो महत्व है वो तन मन का संतुलन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है वो मानसरोवर के निकट तिब्बत से निकलती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि सिंधु नदी किस देश में बहती है, किस देश में बहती है, तो ये बहती है भारत और पाकिस्तान के अंदर बहती है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में खगोल शास्त्र किस से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो खगोल जो है आपके तारों और ग्रहों से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है। आयुर्वेद शब्द का जो अर्थ है वो आपके है जीवन का ज्ञान। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है। वेद आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को क्या कहते हैं, तो इनके संगम को क्या कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि प्राचीन भारत की कृषि का जो आधार था वो क्या था, तो प्राचीन भारतीय कृषि का आधार मानसून वर्षा था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में साहित्य किससे जुड़ा है, तो साहित्य जो जुड़ा है वो आपके धर्म से, समाज से और कला से, तीनों से जुड़ा है, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी एवरेस्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपके जो है आपके शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 33 है भारतीय ज्ञान परंपरा में पंच तत्व किसे कहते हैं, तो पंच तत्व के अंदर आपके जल वायु अग्नि, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, ये जो है आपके पांचों आ जाते हैं। जल भी आता है, वायु भी आती है, अग्नि भी, और आकाश और पृथ्वी, ये पांचों। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि भारतीय भारतीय संस्कृति में नदी को क्या माना गया है, तो नदी को क्या माना गया है, जीवनदायिनी माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि शून्य की खोज किसने की, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है भारतीय ज्ञान परंपरा में वास्तुकला से संबंधित शास्त्र है, तो वास्तुकला से संबंधित जो शास्त्र है वो शिल्प शास्त्र है। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि हिमालय को किस प्रकार का पर्वत कहते हैं, तो हिमालय को वलित पर्वत कहते हैं। क्या है ये, वलित पर्वत है। वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है हिमालय। कैसी पर्वतमाला है, वलित भी है और अवशिष्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 की तरफ है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है। ए बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में संगीत का महत्व किस रूप में है, तो संगीत का जो महत्व है वो आध्यात्मिक साधना के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 43 है कि भारतीय ज्ञान प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो तक्षशिला था। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो योग का उल्लेख उपनिषद के अंदर मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? तो ये जो है कांस्य युग की है। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि भारत का कौन सा मैदान सर्वाधिक उपजाऊ है? तो वो आपके हो जाएगा गंगा यमुना का मैदान। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके 44 है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चय से चय मिला लेना, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है, सप्त सिंधु किसे कहा गया है? तो सप्त सिंधु कहा गया है वैदिक नदियों को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। या इस प्रकार से बी ऑप्शन वाला वैदिक नदियों वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि भारत के किस भाग में सबसे घने वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के अंदर सबसे घने वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो जीवन की समग्र उन्नति, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि सिंधु घाटी किस आधुनिक देश में अधिकतर पाई जो है गई है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पाकिस्तान हो जाएगा। दोस्तों सिंधु घाटी जो है वो सिंधु घाटी किस आधुनिक देश में अधिकतर पाई गई है? तो वो पाकिस्तान इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि भारतीय संस्कृति में गंगा का महत्व किस रूप में है? तो गंगा का महत्व जो है आपके धार्मिक, जीवनदायिनी, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि जो आपके ब्रह्मगुप्त था वो किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो वो आपके गणित के अंदर जो है आपके गणित के विद्वान थे। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है कि प्राचीन भारत में भारत के लोग किसे प्राकृतिक धरोहर मानते थे? तो वो मानते थे आपके नदियों और पर्वतों को, वन और खनिज को, और जीव और जंतु को। उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है कि भारत का कौन सा जो भाग है वो धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का जो कटोरा कहलाता है वो छत्तीसगढ़ कहलाता है। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ज्ञान परंपरा में गीता किस प्रकार का ग्रंथ है? तो गीता जो है वो आपके दार्शनिक भी है, धार्मिक भी है, जीवनोपयोगी भी है। यानी उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि ब्राह्मण जो है किस विद्या के ज्ञाता थे? तो वो आपके खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता थे। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में नालंदा किस काल में विख्यात था? तो किस काल के अंदर विख्यात था? हर्ष काल के अंदर विख्यात था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 की तरफ है कि भारतीय तटीय मैदान को दो भागों में बांटे। तो दो भाग कौन कौन से? पश्चिमी और पूर्वी। यहाँ पर जो है आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कांसा का प्रयोग करते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीति और अर्थव्यवस्था से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके 59 है कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता आज किस क्षेत्र में है? तो वो आपके हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है आपके जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया है। बाकी रेगिस्तान वाले क्वेश्चन रहे हैं उनकी मैं बात करूं तो उनके जो है आपके 100 क्वेश्चनों का जो सेट है मैं आपको आपके जो व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल उनके ऊपर डाल दूंगा। वहां से आप रीड कर लीजिएगा। उनसे बाहर एमसीक्यू जो आपके रेगिस्तान वाला क्वेश्चन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और एमसीक्यू इन्हीं में से देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लघुतरात्मक क्वेश्चन कहते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेष परिभाषा और प्रमुख लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ वह संपूर्ण ज्ञान जो भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर के आधुनिक समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ, और ये ज्ञान केवल विज्ञान या तकनीक तक सीमित नहीं, बल्कि ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, दर्शन, धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि आदि से संबंधित है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता यह है कि समग्रता को मानती है। इसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों ही को ही महत्व दिया गया है। प्रमुख लक्षण की मैं बात करूं तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्षण भी दिए गए हैं, जैसे कि प्राचीनता एवं निरंतरता। वैदिक काल से लेकर के आज तक इसका प्रवाह
जो है इसका प्रवाह जारी है। और समग्र दृष्टिकोण की बात करें तो जीवन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखने की परंपरा रही है। प्रकृति से सामंजस्य, नदियों, पर्वतों, वनों, खनिजों को पूज्य मानना, ये इनका क्या है, सामंजस्य है प्रकृति से। लोक मंगल की भावना, तो ज्ञान केवल व्यक्ति के लिए नहीं समाज और विश्व के लिए उपयोगी होना चाहिए, ये लोक मंगल की क्या है, भावना है। और विविधता में एकता, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न परंपराएं होते हुए भी मूलभूत आदर्श से समान है। इस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि आधुनिक युग में भी मार्गदर्शक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के लोगों की जीवन शैली और उनके उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारत के लोग सरल जीवन जीते थे। उनका जीवन कृषि, पशुपालन, प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे प्रकृति को जो है माता मानते थे और नदियों, पर्वतों और वनों की पूजा करते थे। प्रमुख विशेषता की मैं बात करूं तो यहाँ पर कृषि आधारित जीवन था, जिसमें गंगा और सिंधु घाटी की उपजाऊ भूमि पर धान, जो है आपके गेहूं, जो आदि की खेती की जाती थी। वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, गणित, खगोल विज्ञान में प्रगति की। और आयुर्वेद और योग की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य और चिकित्सा में प्राकृतिक पद्धतियों का प्रयोग हुआ। और कला और साहित्य की मैं बात करूं तो वेद, उपनिषद, महाकाव्य, नाट्य शास्त्र और संगीत की परंपरा के अंदर भी यहाँ पर जो है विशेष रूप से उन्नति देखने को मिली। सामाजिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो परिवार, समाज में जो सामूहिकता की भावना भी यहाँ पर देखने को मिली। उनकी उपलब्धियां केवल तकनीकी न होकर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी थी। आज भी उनका ज्ञान आधुनिक विज्ञान और जीवन पद्धति में प्रासंगिक है। प्रश्न संख्या 3 है कि हिमालय का जो है भारतीय संस्कृति और जीवन पर क्या जो प्रभाव है पड़ा है वो स्पष्ट करना है। तो हिमालय पर्वत जो है भारत की महानतम प्राकृतिक धरोहर है। हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। इसके क्या प्रभाव है, तो प्रभाव की हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करता है और देश को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। जलवायु का प्रभाव, जलवायु पर प्रभाव की बात करें तो हिमालय जो है शीत लहरों को रोककर भारत की जलवायु को संतुलित बनाता है और मानसूनी वर्षा में सहायक है। नदियों का उद्गम की स्थल की बात करें तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां हिमालय से निकलती है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में हिमालय को देवताओं का निवास माना गया है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है। पर्यटन और साहित्य खेल की हम बात करें तो हिमालय आज भी जो है आपके ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार हिमालय केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नदियों का भारतीय सभ्यता के विकास में योगदान बताना है। तो भारतीय सभ्यता जो है आपके सभ्यता के विकास में योगदान बताना है नदियों का। तो भारतीय सभ्यता का विकास जो है नदियों के किनारे हुआ, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियां जीवनदायिनी रही है। योगदान की हम बात करते हैं। कृषि के क्षेत्र के अंदर देखें तो नदियों से प्राप्त जल सिंचाई के लिए उपयोगी रहा, जिससे उपजाऊ कृषि जो है संभव हुई। परिवहन की बात करें तो प्राचीन काल में नदियां व्यापार और परिवहन का प्रमुख साधन थी। और धार्मिक महत्व की बात करें तो गंगा, यमुना जैसी नदियों को देवी माना गया और तीर्थ यात्राएं नदियों से जुड़ी है। नगरों का विकास की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वाराणसी, प्रयाग जैसे नगर नदियों के किनारे बसे। और संस्कृति और कला की बात करें तो नदियों पर आधारित गीत, साहित्य और चित्रकला का विकास हुआ था। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय सभ्यता मूलतः नदी सभ्यता है, इसीलिए इनको कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की सभ्यताओं की विशेषता बतानी है। तो इनकी बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो नगर नियोजन और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर यहाँ पर देखने को मिले। कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प पर आधारित थी। लिपि और आपके कला और मूर्तिकला का यहाँ पर विकास हुआ था। और गंगा नदी घाटी की हम बात करें तो गंगा यमुना क्षेत्र सबसे उपजाऊ मैदान है, वैदिक काल का केंद्र रहा है और यहाँ से महाजनपद और राज्यों का विकास भी हुआ है। और आपके ब्रह्मपुत्र घाटी सभ्यता की हम बात करें तो ये आपके जो है असम, अरुणाचल क्षेत्र में फैली है। चाय की खेती और वन संपदा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में तिब्बत और भारतीय परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। इन सभ्यताओं ने मिलकर भारतीय संस्कृति की नींव है जो है रखी थी। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कि भारत के तटीय मैदानों का महत्व और विशेषता बतानी है। तो भारतीय तटीय मैदानों दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे, पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के
किनारे हैं। इनके महत्व की बात करते हैं तो इनके अंदर कृषि उत्पादन के अंदर चावल, नारियल, सुपारी और मछली देखने को मिलते हैं। और व्यापार और बंदरगाह की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंदरगाह जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जैसे जो है बंदरगाह यहाँ पर है। सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो यहाँ पर विदेशी संस्कृतियों का भी प्रभाव है और प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ा है। पर्यटन और उद्योग की बात करें तो गोवा, केरल जैसे क्षेत्र पर्यटन और मसाला उत्पादन के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। तटीय मैदान जो है भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सामंजस्य समझाइए। तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में विरोध नहीं बल्कि सामंजस्य है। गणित, शून्य और दशमलव का जो सिद्धांत आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव है। चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद और योग आज आधुनिक चिकित्सा को पूरक रूप में जो है स्वीकारे जा रहे हैं। और बात करें पर्यावरण की तो पर्यावरण के अंदर प्रकृति को पूज्य मानना आधुनिक पर्यावरण संरक्षण को मेल खाता है। और खगोल की बात करें तो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र ने आधुनिक खगोल विज्ञान की नींवें रखी। अतः आधुनिक विज्ञान ने भारतीय पारंपरिक ज्ञान को और जो है प्रमाणित किया है। प्रश्न संख्या 8 है कि प्राचीन भारत की प्राकृतिक धरोहर और उनका संरक्षण विषयक दृष्टिकोण समझाना है। तो प्राचीन भारत में प्रकृति को देवतुल्य माना गया है। नदियों को देवी, पर्वतों को देवता और वनों को आराध्य समझा गया है। वृक्ष ही जीवन है, इस भावना से वृक्षारोपण संरक्षण किया गया है। वन, पर्वत और नदियों से जुड़ी कथाएं, उत्सव और तीर्थ यात्राएं इसी संरक्षण दृष्टि को दर्शाते हैं। खनिज और धातुओं का जो संतुलित उपयोग किया जाता था। इसीलिए भारत में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य से जुड़ी है। प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय समाज में वन और खनिजों की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो वन और खनिज जो है भारतीय समाज की क्या है, रीढ़ है। भारतीय समाज की क्या है, रीढ़ है, जिसके अंदर वन जो है औषधि, लकड़ी, फल फूल और पशुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो वनों से प्राप्त औषधियाँ ही आधार थी। खनिज की बात करें तो तांबा, लोहा, सोना, चांदी, नमक आदि ने जो है आपके उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो रामायण और महाभारत में जो है वनों का उल्लेख विशेष रूप से देखने को मिलता है। और वन और खनिजों के कारण जो है भारतीय समाज का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से संभव हो पाया है। प्रश्न क्या आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक युग में प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की हम बात करें तो योग और आयुर्वेद वैश्विक स्तर पर अपनाए जा रहे हैं। पर्यावरण की हम बात करें तो प्रकृति की पूजा, संरक्षण आधुनिक पर्यावरण संकट का समाधान है। और शिक्षा की बात करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना आधुनिक शिक्षा का क्या बना हुआ है, आज आदर्श बना हुआ है। और विज्ञान जो है आपके विज्ञान जो है आपके विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान जो है आपके शून्य, दशमलव और खगोल गणना आज भी आधुनिक गणित और तकनीक में आवश्यक है। वैश्विक शांति की बात करें तो गीता उपनिषद के विचार मानवता को शांति का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक युग में जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का आधार है। इस प्रकार से हमने यूनिट नंबर फर्स्ट जो है पूरी कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर यूनिट नंबर 2 भी कवर कर लेंगे। इस प्रकार से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और अच्छे अंक जो है एग्ज़ाम के अंदर हासिल कर सकें। बाकी मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमने जो पहले वीडियो के शुरुआत के अंदर नंबर बताए थे 99 82 76 39 55, उस पर मैसेज करना है, केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है। सर आपको जो है अपने आप जो है ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।